नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम अध्याय 11 की बात करेंगे। यह अध्याय विद्रोही और साथ ही साथ जो ब्रिटिश हुकूमत की इस समय की जो गतिविधियां थी, उन पर हम इस अध्याय में नज़र डालेंगे। दोस्तों, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान पर हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही साथ 1857 की क्रांति को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अंग्रेज़ों की नीतियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम इस अध्याय के आधार पर और इस अध्याय के तथ्यों के आधार पर अपने नोट्स को भी बेहतर ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप एक नोटबुक अपने साथ लेकर बैठें और जहाँ भी आपको कोई बेहतरीन पॉइंट नज़र आए, जैसे कि शुरुआत में ही पहला पॉइंट जो आपको पहली डेट दिख रही है, वो 1857 की क्रांति के शुरू होने की तिथि है। अब अगर आप ऐसी तिथियों को लिखते हैं तो बाद में आप इन घटनाओं को ध्यान रखने में आपको सहायता होगी। दोस्तों, आप अपने तरीके से नोट्स बनाइए और इसके इतर भी मैं एक NCERT समरी नोट्स वाले वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी इमारतों को लूटकर तबाह किया गया। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। यह जत्था 11 मई को तड़के यानी कि सुबह सुबह लाल किले के फाटक पर पहुंच गया। रमजान का महीना चल रहा था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर नमाज पढ़कर और सहरी यानी कि रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। मतलब सोकर नहीं उठे थे, खाना खाकर बस बाहर उठे थे, ऐसा है। उन्हें फाटक पर ही हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसमें हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले के अंदर घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उन्हें मुगल बादशाह का समर्थन था। यहाँ पर आप अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को देख सकते हैं। इन्हें जफर नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे। दोस्तों, अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। उसके साथ ही आप ये समझ लीजिए कि यह क्रांति कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। यह भारत में होने वाला स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में शुरुआती चरणों का वह सबसे बड़ा विद्रोह था, जो अब तक छोटे छोटे क्षेत्रों में हुआ करता था। ऐसा नहीं कि इससे पहले भारत में विद्रोह नहीं हुए थे, विद्रोह लगातार हो रहे थे, लेकिन उनका पैमाना और उनका जो क्षेत्रीयता है वो बहुत छोटे स्थानों पर थी। ये भी कोई व्यापक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह नहीं था, और ये भी क्षेत्राधिकारों को लेकर किया गया विद्रोह था, लेकिन इसका क्षेत्र थोड़ा व्यापक था। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है,
तो हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के शौर तेज होने लगे। अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं कुछ लीडर्स के नाम लूँगा और उनके क्षेत्र के नाम लूँगा, अपने नोट्स में लिखते जाना। ओके दोस्तों, यार मैंने एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया था, फिर मुझे लगा कि लोगों को मदद करना चाहिए, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करूँगा, पर मेरा मन नहीं होता है यार टेलीग्राम चैनल शुरू करने। क्यों? क्योंकि एक तो मैं पढ़ाई में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है, फिर मैं चीज़ों की पीडीएफ बनाऊँगा, पीडीएफ को उनमें प्रोवाइड करूँगा। मेरे पास में कोई टीम वगैरह है नहीं है और मैं अकेला हूँ और मुझे सिर्फ पढ़ना पसंद है। मुझे पढ़ाई के अलावा अगर कोई किताब उठा के रखने के लिए बोले तो मुझे वो भी पसंद नहीं है। मतलब कि पढ़ाई तो पढ़ाई। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस चैनल को दोबारा डिलीट कर दूँगा। अगर कभी ज़रूरत पड़ी ज़िंदगी में तो मैं फिर से बनाऊँगा, लेकिन मैं अभी पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं जो मुझे खुद के लिए करने हैं, जो मुझे आपके लिए करने हैं। ये एनसीईआरटी का तो अभी हिस्ट्री वाला सेक्शन चल रहा है, फिर हिस्ट्री के बाद में इनकी समरी यानी कि 6वीं से लेके 12वीं तक, और ओल्ड एनसीईआरटी के भी जो 12th ओल्ड एनसीईआरटी है, 6th 7th की ओल्ड एनसीईआरटी है, उनके वीडियोस इसी तरह रिकॉर्डिंग वाले बनाऊंगा। फिर उसके बाद में जो रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस हैं, इनकी जो चैप्टर्स वाइज समरी भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फिर उनके टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, फिर ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड कराऊंगा। ये कुल मिलाकर आपका उद्धार करने के लिए नहीं है भैया, ये मेरा ही उद्धार करने के लिए है। मुझे पढ़ना पसंद है और मैं बस पढ़ते जाना चाहता हूँ और थोड़ा बहुत तो नॉलेज लेना चाहता हूँ यार, ताकि कोई बेवकूफ़ ना बना सके। चलो आइए देखते हैं आगे विद्रोह का ढर्रा। यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए, ये जानना जरूरी है। यहाँ पर जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों को या विदेशियों को फिरंगी कहते थे। अब इसका मतलब क्या होता है? फिरंगी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। इसमें उर्दू और हिंदी में पश्चिम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता था। जैसे कि ये लोग काला कुली या फिर अलग अलग नामों से हमारा मजाक उड़ाते थे, उसी तरह से इन अंग्रेज़ों का मजाक उड़ाने के लिए एक शब्द था फिरंगी। यहाँ पर सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए, इनके विषय में जानना ज़रूरी है, तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं इनके बारे में। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और बहुत सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदू, उर्दू, फारसी में अपीलें जारी होने लगी थी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि ऐसा हो गया, अब देखो ये हो गया ना, पीडीएफ मिल गई। सिपाहियों की कतार में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्यवाहियों का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसे कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा है, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया था। यहाँ पर सभी का जीवन एक असामान्य सा हो चुका था।
संचार के माध्यमों को भी इन्होंने तहस-नहस कर दिया था और यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो अलग-अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उनकी उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवल्री ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 इन्फेंट्री को लिखा, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तब लबो-लुआब ये लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। इसके साथ ही विद्रोह की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई? योजनाकार कौन थे? मौजूद दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों को सीधे-सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग ज़रूर देती है, कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्से की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियर्से तैनात थे, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बनता है कि या तो वे हियर्से को मौत की नींद सुला दें या फिर उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए और इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रायः एक ही जाति के होते थे। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसला ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। यहाँ पर आप तस्वीर में जिस वीर योद्धा महिला को देख रहे हैं, वह है रानी लक्ष्मीबाई जी। दोस्तों, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसे हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया, उनमें से एक था कि वे फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरखास्त की। लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य दिख चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोग पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा कोई और विकल्प नहीं छोड़ा। झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह, जिनका आप चित्र देख रहे हैं, ये नाना साहिब हैं। दोस्तों, अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बेरिस्कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। दोस्तों, ये जो भी नेता हैं,
यह अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ का नेता था, इसलिए ध्यान रखना कि किस नेता ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था। ठीक है। सभी जगहों पर अ, अ, सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्तियों, रानियों, राजाओं और नवाब तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था, जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे, बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयं प्रभु पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज्य को नेस्तनाबूद करने की अलग जगह रहे थे। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सी भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाकों के कुल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला। यहाँ पर हम अगर नाना साहब की बात कर लें तो 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भागकर नेपाल चल गए। उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। 1857 के विद्रोहियों की हम बात करते हैं। आइए एक क्रांतिकारी घटना के बारे में पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 देश यानी कि 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की ज़मीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों व व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छिन चुकी जमीनों को दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदिवासियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुराना पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसकी एक वजह यह भी थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासक का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई यानी कि युद्ध की सामग्री पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिए ताकि अंग्रेज उनके खिलाफ कुछ न कर सके। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित किया। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि शाहमल ने किस क्षेत्र से शासन किया था। उत्तर प्रदेश के बड़ौद क्षेत्र से इन्होंने शासन किया था, यह ध्यान रखना। अब हम मौलवी अहमदुल्लाह शाह की हम बात करते हैं। मौलवी अहमदुल्लाह शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले और बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे पीछे
पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे पीछे समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें बाग लोग बाग डंगा साह के नाम कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्होंने फैजाबाद में जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता था। उनके पास जादुई शक्तियाँ थीं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों में इतना अधिकार प्राप्त हो चुका था। अब यहाँ पर कई सारी अफवाहें और भविष्यवाणी देखने को मिलती है। आप यहाँ पर हेनरी हार्डिंग का आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं। गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जिन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल किया, उनमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था, जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया। तो यानी कि हार्डिंग भाई साहब की पूरी करतूत थी। अब आइए यहाँ पर से विस्तार से पढ़ते हैं। दोस्तों, तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसे कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैल गई। इससे मुझे वो बात याद आती है, मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में होती है, उसमें भी ऐसी बहुत सारी अफवाहें उड़ती थी। उसमें लोग कहते थे कि अब राजा सबको मारने वाला है, सब पर हथियार चलाने वाला है, तो लोग बाग पहले ही जाके विद्रोह कर देते थे। तो इससे फ्रांसीसी क्रांति बहुत जल्दी सफल हो गई और कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा था। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दमदम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खालसी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया था कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खालसी ने जवाब दिया था कि वैसे ही जल्दी तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस मुंह से खींचना पड़ेगा। दोस्तों, अब इस रिपोर्ट के बारे में हम कह नहीं सकते कि इस पर भरोसा करें या न करें, क्योंकि इसे एक अंग्रेज अधिकारी ने बनाया है। एक अंग्रेज निष्पक्ष राइटर लिखता तो वो बात भी अलग है। यहाँ पर तो खुद एक अंग्रेज अधिकारी लिख रहा है, तो इसलिए इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज अफसर के तमाम आश्वासनों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में एक गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। मतलब भाई क्या बात है यार। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेजी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वे नाकामयाब रहे।
इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने की झिंझोड़ा के लिए झिंझोड़ा। किसी बड़ी कार्यवाही के आह्वान को इस भविष्यवाणी से बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव में चपातियां बंटने की भी रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश देता था और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बंटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था और न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल-पुथल का संकेत मान रहे थे। हो सकता है कि इस तरह की चपातियों बंटने का ये मतलब है कि अब जल्द ही क्रांति को शुरू कर दिया जाए। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे हैं, उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणी उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। अफवाहें तभी फैलती है जब उसमें लोगों के ज़हन में गहरे दबे डर और संदेश की अनुगूंज सुनाई देती है। अगर 1857 की अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेज द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मकसद ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में उस समय ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के लिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 में और बाद में हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। शासकीय दुर्बलता और दत्त कथा को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था। जैसे ही कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों को निपटाने के लिए अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्यवाहियों का गहरा असर हुआ। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राज्य रजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भू स्वामित्व लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हयनीय और परहनीय और दमनकारी थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित काल में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। सन 1857 में सत्तावन के ब्रिटिश विद्रोह के आधार पर विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीक से हम अध्ययन करते हैं और अवध के विद्रोह को समझते हैं। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1857 में ये लॉर्ड डलहौजी का ये कथन था। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। क्या कहते थे? गवर्नर के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहते थे। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था
जो अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं है। जैसे हम देखते हैं जो वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत किया था, उसमें एक रेजिडेंट अधिकारी की नियुक्ति की भी बात की थी। आप इसे दूध की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत का दूध अमेरिका में है, तो वो अमेरिका में क्यों है, ताकि भारतीयों को वो वहाँ से जुड़ी कुछ भी जानकारी दे सके या फिर वहाँ पर रह रहे भारतीयों को कोई समस्या ना हो। इसी तरह से ये रेजिडेंट भी काम करते थे। ये क्या करते थे, ये पूरे षड्यंत्र, गोपनीय चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे और अंग्रेज़ों को पहुँचा देते थे। और अंग्रेज़ इस बात के लिए मुस्तैद रहते थे कि जैसे ही ये राज्य कमज़ोर होगा वो इसका क्रियाक्रम कर देंगे। दोस्तों 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज़ों पर निर्भर होते जा रहे थे। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेज़ों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है, यानी कि उपयोगी है, और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा था। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब और सब अंग्रेज़ों की झोली में ये आ चुके थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। यहाँ पर सहायक संधि की बात करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई व्यवस्था थी। अंग्रेज़ों के साथ यह संधि करने वाले को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन वे शर्तें कौन कौन सी थी, ये जानना भी हमारा दायित्व है। आइए देखते हैं। पहला आता है, अंग्रेज़ अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोग पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव के लिए व्यवस्था करनी होगी और जिस राजा के साथ ये सैन्य संधि करते थे उस राजा को एक भूक्षेत्र भी देना होता था, ताकि उस भूक्षेत्र की आय से वह सैन्य टुकड़ी पाली जा सके जो राजा के यहाँ रहेगी। यानी कि अंग्रेज़ों को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होता था, उल्टा उन्हें फ़ायदा होता था। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले पाएगा। इसके बाद में दहशत जान जा चुकी थी। इस विषय पर बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यहाँ कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया कि वह अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष लिया कि वाजिद अली आप यहाँ पर ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आने वाली सीमाओं को देख सकते हैं। जितना भी आपको लाइट पिंक में जितना भी आपको ये कलर में दिख रहा होगा, आप इससे देख सकते हैं। शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे।
जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रो रहे थे और कानपुर तक उनके पीछे आए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक ने लिखा कि दहर से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा नहीं था जहाँ से जान-ए-आलम से बिछड़ने का विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया है कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। इस भावनात्मक उथल-पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकियों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोटी-रोजी चली गई। अब यहाँ पर आप अवध के एक जमींदार की तस्वीर को यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो अंग्रेजी राज का आना, एक दुनिया का खात्मा, ये कैसे हुआ ये देखते हैं। अवध में विभिन्न प्रकार की पीढ़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। वे सभी फिरंगी राज के अपमान को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की संपत्ति के रूप में भी देखने लगे थे। ये चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोकप्रिय प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाकों में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आगे आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। आकर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर ले और अपने तालुकदार का राजस्व चुकाते थे तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता होती थी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे-छोटे तालुकदारों के पास भी 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे-मोटे तालुकदारों के पास 12,000 से ज़्यादा सिपाही अक्सर हुआ करते थे, हम देख चुके हैं। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने में कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई और उनके दुर्ग यानी कि उनके किलों को ढहा दिया गया। ब्रिटिश भूराजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश ने भूराजस्व चालू कर दी। वह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने यहाँ फिर से भटक गए। कहाँ थे हम? उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकादारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गाँव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी थी।
कुछ के तो आधे से ज़्यादा गांव हाथ से जा रहे थे। ब्रिटिश भू-राजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन के असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व भूमि में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व में इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। यहाँ पर ताल्लुकदारों की इसी तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके बाद में हम समझ में हमें आएगा विद्रोही क्या अब यहाँ पर से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विद्रोही आखिर क्या चाहते थे। बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेज़ों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूँ भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं का इश्तहारों के सिवाय अपने पास ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनके बिना हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिश को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेज़ों के दस्तावेज़ों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। एकता की कल्पना की बात करें तो 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना सभी समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता है। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से उनके नाम पर की जाती थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था और सभी को देखते हुए, चाहे वे मोहम्मद पैगंबर साहब हो, महावीर हो, सभी की दुहाई देते हुए ये अपनी घोषणाएं करते थे। सांप्रदायिक तनाव के भरसक प्रयास करने के बावजूद अंग्रेज असफल रहे और वे संप्रदायों के बीच में खाई करने का काम नहीं कर पाए। अंग्रेज शासन ने सितंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। ये वही कोशिश है जैसे हमारे इधर चुनाव के टाइम पर नेता करते हैं, पैसे बांटने की कोशिश। और हमारे एरिया का रिकॉर्ड रहा है कि जो पार्टी पैसा बांटती है ज़्यादा, वो पार्टी अक्सर हार जाती है, क्योंकि पैसे लेके सामने वाले को हराना, इसमें बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि जो आदमी पैसे देकर वोट मांगता हो, उसको हराना ज़रूरी है, क्योंकि अभी चुनाव के समय पर पैसे फेंक सकता है, वो चुनाव के बाद जीतने पर हमसे हमारे टैक्स का पैसा लूट भी सकता है। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ हम देखते हैं इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, यानी कि जिन्हें विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज़ को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेज़ों की निंदा की जाती और विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस तरह ये
इन पर भरोसा नहीं करते थे और लगातार क्रांति को ये आगे बढ़ाने का काम करते थे। दोस्तों, इसके बाद में हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने ये देखा कि किस तरह से क्रांति शुरू हुई। अब हम ये देखेंगे अंग्रेज़ों का पक्ष। अब देखते हैं कि किस तरह से क्रांति का दमन होता है। 1857 के बारे में हमारे पास जो विवरण मौजूद है, उनमें यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेज़ों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों को आसानी के लिए कई फंसाने के लिए कई कानून पारित किए। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेज़ों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और यह स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा है और वह है सजा-ए-मौत। अब यहाँ पर आप ये अंग्रेज़ों का जो एरो जिधर-जिधर जा रहा है, अंग्रेज़ों ने उधर-उधर अपने बढ़ते हुए काम किए हैं। अब देखो, यहाँ पर इन नए कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज़ सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझने लगे थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफ़ा हमला बोल दिया, एक तरफ कलकत्ते से और दूसरी तरफ पंजाब से। दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत प्रांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेज़ों की कोशिश जून 1875 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह ये भी थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ चुके थे। गंगा के मैदान में भी अंग्रेज़ों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज़ टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोध की कार्यवाही शुरू की, अंग्रेज़ों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जनसमर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए, अवध में फॉसिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ला पाए थे। इसके बाद में हम विद्रोह की छावनियों पर बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपनी छावनियाँ बनाने का काम कर लिया था, जिनके जरिए ये विरोध की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। दोस्तों, रक्षकों का अभिनंदन की बात करें तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रिया पैदा होती है। उनमें से कुछ में अंग्रेज़ों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया। 1859 में टॉमस जॉन वारकर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ यानी कि लखनऊ की राहत इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। आप ये रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्र आप देख सकते हैं। यहाँ विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ को
डाला दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंट में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंट सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहीं पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर-बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी उत्तरजीविता, बहादुरानापन, प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। वारकर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवस के मध्य में कैंपबेल, ऑट्रम और हैवलॉक, ये तीनों नायकों की छवियां हमें यहाँ पर मध्य में देखने को मिलती है। ये तीनों आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, है ना। इसके बाद में हम अखबारों में छपी खबरों पर जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। ये घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती है। भारत में औरतें और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटिश की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निहत्थे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्ति के जरिए इन भावनाओं को प्रदान किया आकार। दोस्तों, यहाँ पर आप जो जोसेफ नोएल पैटन है उनकी कृति, उनकी पेंटिंग इन मेमोरियम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये डर से छिपे हुए हैं और ये पीछे आपको विद्रोही दिख जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कि आप एक और तस्वीर देख सकते हैं। कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती हुई मिस वेलर का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चित्र में आप जस्टिस न्याय पंच कानपुर में हुए जनसंघर्ष, तो इन्होंने भी अपने नेताओं को खड़ा कर दिया था और अलग अलग प्रकार की हरकतें यहाँ पर आप देख सकते हैं। बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी कि बंगाल टाइगर कहाँ पर ये ब्रिटिश शेर मारने का प्रयास कर रहा है और ये बंगाल टाइगर किसको दबोच के खा रहा है भाई। ये कोई महिला जैसी लग रही है, इसको ये चाव रहा था तो यहाँ पर से आ गया है। तो कुल मिलाकर ये अपने लोगों को संतुष्टि देने के लिए इस तरह की तस्वीर बनाते थे ताकि ये लोगों को, ब्रिटेन की जनता को ये बदला सके कि भाई सब कुछ अंडर कंट्रोल हो चुका है और हमने आपका पूरा बदला ले लिया है। इस तरह की बातें ये करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया गया और उन्हें तोप से उड़ाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। 3 अक्टूबर 1857 की तस्वीर है। लंदन न्यूज़ में इसे छापा गया था। इसके साथ ही ये अगली तस्वीर आपको एग्जीबिशन ऑफ म्यूटनियर्स एट पेशावर, यहाँ पर पेशावर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये टंगे हुए हैं विद्रोही। यहाँ पर इनको यहाँ पर फांसी देते हुए ये तस्वीर दिखाई गई है और ऐसी तस्वीरें ज़्यादातर इसलिए छापी जाती थी ताकि जो ब्रिटेन की जनता है वो खुश हो सके कि भैया सब अंडर कंट्रोल में है और जितने भी हमारे लोग मारे गए थे, भले ही वो संख्या में बहुत कम हो, ना के बराबर हो, उनका बदला यहाँ पर लिया जा चुका है। यहाँ पर आप द क्लीमेंस ऑफ कैनिंग यानी कि कैनिंग का दया भाव देख सकते हैं कि कैनिंग किस तरह से माफ़ कर दे रहा है और गवर्नर जनरल अच्छा सिपाही
बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तस्वीर यहाँ पर भी है जहाँ पर फिल्मों और पोस्टरों ने रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने का प्रयास यहाँ पर किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी भविष्य में और कवयित्री निकल के आई और इन्होंने खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जैसी कविताएं लिखकर महारानी लक्ष्मीबाई को अमर करने का काम किया। अब हम यहाँ पर कालक्रम की बात करते हैं। दोस्तों हमने देखा कि 17 पेज तक हमने पूरी एक एक चीज़ डिटेल पढ़ी। उसके बाद हमने ज़्यादातर चीज़ों को बस ऐसे ही देखकर छोड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैसी चीज़ें हैं जो बहुत ही नॉर्मल सी है और ये हम आम तौर से समझ सकते हैं और हमने ऐसे ही इन्हें समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर कालक्रम को देखिए। यहाँ पर 1801 में अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया। अवध का अधिग्रहण हुआ। 1856 से 57 अंग्रेज़ों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह होता है और इसी के साथ 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। और दोस्तों 11-12 मई को दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 20-27 मई को अलीगढ़ इटावा मैनपुरी एटा के सिपाही विद्रोह करते हैं। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह होता है और मई जून के समय में सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। 30 जून को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेज़ों की हार होती है। 25 सितंबर को हैवलॉक और ऑट्रम के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिमेंट में दाखिल होती है। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है और जून 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त होती हैं और जुलाई 1858 में शाह मल की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर आप कुछ विद्रोहियों के स्केच यहाँ पर देख रहे होंगे जो अंग्रेज़ों ने जारी किए थे। यहाँ पर देखिए इन्होंने 2 तरीके के स्केच डाले हैं और ये समझाने का प्रयास किया है कि इन्हें भैया कहीं भी मिले बस पकड़ के हमारे तक पहुँचा दो, उसके बाद हम निपट लेंगे। तो इस तरह से इस अध्याय में हमने समझने का प्रयास किया 1857 की क्रांति को और हमने ये देखा कि 1857 का आंदोलन किस तरह से हुआ और किस तरह से इसका क्रियान्वयन हुआ और अंग्रेज़ों ने इसे किस तरह दबाया। दोस्तों हालांकि बहुत सारे नेताओं के बारे में हमने इसमें बात नहीं की, जैसे मंगल पांडे हो गए, वक्त खां हो गए, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके विषय में हम पिछले अध्यायों में बात कर चुके थे। यहाँ पर हम भी एक रूपरेखा बनाने का काम कर रहे थे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। दलाई लामा कहते हैं जब कभी भी संभव हो विनम्र बनिए और ये हमेशा संभव है। इसलिए हमेशा विनम्र बनिए क्योंकि अगर आप विनम्र रहेंगे तो दुनिया आपके सामने झुकेगी। अगर आप अकड़ में रहेंगे तो दुनिया भी आपके सामने अकड़ में रहेगी। यानी आप दुनिया को अपने प्रति जिस रूप में देखना चाहते हैं आपको प्रयास करना चाहिए कि पहले आप खुद वैसा बन पाएँ। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।